हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। कल हमने जहां से सवालों को छोड़ा था वहां के आगे के जितने बचे हुए सवाल हैं आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 मई से लेकर 19 मई तक की शिफ्टों में एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आपसे जो जो सवाल पूछे गए उनका हम सटीक विश्लेषण कर रहे हैं एक अच्छी व्याख्या के साथ। अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी तो आप तीनों पार्ट देख कर जाइएगा। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस सीजीएल या सीएचएसएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आपकी परीक्षा में हर शिफ्ट में 8 से 10 सवाल आपको इन्हीं 4 क्लासों में से देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे सवाल पूछा गया था कि खारची पूजा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती है। 13 देवी देवताओं की, 14, 15, 16। तो आपको ध्यान में रखना है खारची पूजा, इसमें कितने देवी देवताओं की पूजा होती है? 14। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और खारची पूजा का संबंध कौन से राज्य से है? त्रिपुरा। कहाँ से है? त्रिपुरा। इसको भी आप नोट कर लें, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। डॉक्टर मानिक शाह ये त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? कोक बरोक। कोक बरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औद्योगिक मंत्रालय। आपको नोट करना है वन नेशन वन फर्टिलाइजर अभियान ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल पूछा गया था कि रेड एल्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, हेलोफाइटा। तो आपको ध्यान में रखना है रेड एल्गी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोफाइटा आपका सही आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं थैलोफाइटा। दोस्तों जो कवक और शैवाल होते हैं, कवक और शैवाल, इन दोनों को दोस्तों किस में रखा गया है? ये दोस्तों थैलोफाइटा में रखा गया है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कवक, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है बायोलॉजी का, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, इसको आप नोट करके रखें। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। अब आप कमेंट करके बताएं पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? किसका? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। और दोस्तों कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया है कि बाबर ने काबुल पर अपना आधिपत्य कब स्थापित किया था? 1504 में, 1507 में, 1526 में, 1556 में। तो आपको ध्यान में रखना है बाबर ने काबुल पर अपना आधिपत्य कब किया था? 1504 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद कर लें। 1526 आपको याद आ रहा होगा क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। 1527 खानवा का युद्ध। और 1529 इसको दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो मैंने आपको बताया था खांडेरी का युद्ध। 1540 इसमें दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध। ये सब युद्ध आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गंगूबाई हंगल का संबंध किस राज्य से है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपको याद करके रखना है, कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों सवाल पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा था? मैंने आपको दोस्तों बताया था एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें जनसंख्या में कमी आई थी। कौन सा राज्य था? नागालैंड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों नागालैंड की बात आई है तो इससे आपको क्या याद रखना? कोहिमा इसकी राजधानी है। क्या है? कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। और इसमें एक फेस्टिवल मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है नागालैंड के वर्तमान में सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि वर्तमान में अभी नागालैंड और मेघालय यहाँ पर चुनाव हुए थे, इन दोनों के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
अनुच्छेद 23 व 24 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 आपकी परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल बने थे इस बार एमटीएस की परीक्षा में, और सीजीएल और सीएचएसएल के फेवरेट सवाल है अनुच्छेद 23-24। आपको ध्यान में रखना है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव अंगों की तस्करी पर रोक, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 23। बलात् श्रम पर रोक, आर्टिकल नंबर 23। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए कि कारखानों में, कल कारखानों में छोटे बच्चों से यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, यह आर्टिकल नंबर 24 में इसका उल्लेख है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपको दोस्तों मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत है। इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, ये किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 17 में है। और दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया था कि रोजगार के क्षेत्र में अवसर, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर 16। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 14। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित नहीं है? ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर क्या था? लौह इस्पात उद्योग। और एक सवाल पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 298 से 273 BC तक। उम्मीद करता हूँ आपने ये दोनों सवाल भी अच्छे से नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया था कि भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना था। भारत के साथ समुद्री सीमा साझा कौन करता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये मालदीव हो गया, ये थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गए, ये सब आपके राइट आंसर होंगे। अब आपके ऑप्शन में जो दोस्तों इनमें से नाम देके रखा होगा वही आपका सही आंसर होगा। अब आप कमेंट करके बताएं बांग्लादेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम सीमा कौन बनाता है? मिजोरम। सबसे कम सीमा कौन बनाता है? मिजोरम। लेकिन सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से आपको कमेंट कर कर बताना है। और जो असम है, असम 2 बार सीमा बनाता है बांग्लादेश से। इसके अलावा त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। दोस्तों ये कुछ राज्य मैंने आपको नोट करा दिए हैं। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताएं बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप सबको बताइए दोस्तों 7वां स्थान है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बच्चे को पता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और प्रशांत महासागर में दोस्तों आपको याद होगा कौन सी गर्त पाई जाती है? मैरियाना गर्त। इसको भी आपको नोट करना है। और दोस्तों ये अटलांटिक महासागर, अब आप कमेंट करके बताएं ये कौन सी आकृति का है? इसकी आकृति कौन सी है? अटलांटिक महासागर की। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, तो आप नोट करके रखें वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है। और जो मिजोरम है बांग्लादेश से सबसे कम सीमा बनाता है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था और हर परीक्षा की हर शिफ्ट में सवाल पूछा जाता है। दोस्तों कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो एसएससी पूछता है, जैसे कि ग्राम पंचायत का गठन। तो आप सबको पता होगा ग्राम पंचायत का गठन किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 40 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 44 में क्या है? तो आपको याद होगा दोस्तों समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान सिविल कोड, ये दोस्तों कहाँ पर लागू है? तो आपको याद होगा ये गोवा के अंदर लागू है। आर्टिकल नंबर 44 इससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 47 में क्या है? पोषण संबंधी अधिकार है। किसमें? पोषण संबंधी अधिकार किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 47 में। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 51, इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये दोस्तों आर्टिकल नंबर किसके अंदर है? तो आपको ध्यान में रखना है अपना 51 में। भारत की विदेश नीति है आर्टिकल नंबर किसमें है? 51 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्टिकल नंबर 50, इसमें क्या है?
कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, इसकी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्लड ऑफ फायर ये पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ऑप्शन थोड़े नीचे हैं, इनको आप देख लें। फ्लड ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है ये अमिताभ घोष जी की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सुधा मूर्ति की पुस्तक मैंने आपको कौन सी बताई थी? डॉलर बहू, विकास स्वरूप की Q&A, कौन सी दोस्तों? Q&A। और इनकी कौन सी है? डॉलर बहू। ये सवाल मैं आपको क्यों बार बार नोट करा रहा हूँ? क्योंकि एसएससी ने इन सवालों को 2 से 3 बार अपनी परीक्षाओं में पूछा है और अभी तक इस सवाल को पूछा नहीं गया है, तो आने वाली शिफ्टों में बहुत अधिक चांस है इन दोनों सवालों को पूछे जाने के। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से हाल ही में किसको हटाया है? ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान, तुर्की। अब दोस्तों बात करते हैं FATF को लेकर। आपको याद होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये संस्था क्या काम करती है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का काम करती है। यानी कि जो देश आतंकवाद को फंडिंग करते हैं उनको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डालती है। तो आपको ध्यान में रखना है FATF ने ग्रे लिस्ट से अभी हाल ही में किसको बाहर किया है? पाकिस्तान को बाहर कर दिया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों FATF की बात आई है तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? टी राजा कुमार इसके वर्तमान में हेड है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। सवाल सारे बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा को लेकर। यशवंत सिन्हा है, जस्टिस NV रमन्ना है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ है या जस्टिस VY चंद्रचूड़ है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। गलती मत कीजिएगा दोस्तों, यहां पर DY चंद्रचूड़ लिखा है, यहां पर VY चंद्रचूड़ लिखा है। दोस्तों ये DY चंद्रचूड़ किसके पुत्र हैं? ये दोस्तों VY चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। इनको आप नोट करके रखें। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़। और दोस्तों 49वें कौन थे? तो आपको याद होगा जस्टिस NV रमन्ना। यशवंत सिन्हा दोस्तों कौन है? तो आपको याद होगा हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, किसको हराकर राष्ट्रपति बनी है? यशवंत सिन्हा जी को हराकर बनी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए द्रौपदी मुर्मू जी, ये दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाए द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ किसने दिलाई थी? तो आपको ध्यान में रखना है 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। इसको आप ध्यान में रखें। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यानी कि एक दोनों को शपथ दिलाते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप कमेंट करके बताएं द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जो हैं वो कहाँ की दोस्तों राज्यपाल थी? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। ये कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इनके जवाब आपको कमेंट करके जरूर देने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई वादक, संतूर वादक, सितार वादक, रुद्रा वीणा। तो आपको दोस्तों इसमें से सबसे अलग आंसर कौन सा दिख रहा है? रुद्रा वीणा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ये कुछ नाम है जो मैंने आपको अब तक चारों क्लासों में नोट कराए हैं। इनको आप एक पेज पर नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर SSC सवाल नहीं पूछता है। दोस्तों असद अली खान तो किसके संबंधित है? रुद्रा वीणा से। दोस्तों अमजद अली खान इनका संबंध किससे? ये दोस्तों आपको याद होगा ये होते हैं सरोद वादक। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या रखा गया था? संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार, पूर्ण स्वराज की मांग पर विचार, नेहरू रिपोर्ट की व्याख्या करना या भारत को स्वतंत्र घोषित करना। दोस्तों आपको याद होगा साइमन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? 1927 में इसको गठन हुआ था। और ये दोस्तों भारत कब आया था? तो आपको याद होगा 1928 में ये भारत आया था। अगर आपसे सवाल गठन का पूछा है तो आपको जवाब देना 1927 और भारत कब आया था? 1928 में। और साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी सैंडर्स ने लाठी के प्रहार से। आपको याद होगा, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद होगा ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये गोवा के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आपको याद होगा भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी वर्तमान में कौन सी बनाई गई? विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम। दोस्तों अमरावती आंसर मत लगा के आइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अगर आपका SSC MTS का एग्जाम बाकी है, अगर आप SSC CGL या SSC CHSL, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, CRPF, BSF कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों तो आप ये क्लास मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षाओं में 8 से 10 सवाल इन 4 क्लासों में से आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी क्लास मिस मत कीजिएगा। जो आपको आंसर नहीं आते उनका आप एक शॉर्ट नोट बनाइएगा, इनका रिवीजन करिएगा। 100% आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लासेस हैं। बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सत्रिया नृत्य से संबंधित है? अब ये ऐसे सवाल है जो हमको 200 उंगलियों पर याद हो चुके हैं। सत्रिया से कौन संबंधित है? शंकर देव। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, लक्षू महाराज, इन सबका संबंध किससे है? कथक। किससे है? कथक। और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल पूछा गया कि तृतीयक उपभोक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर आपको दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना था, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। एक दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक होते हैं, तृतीयक होते हैं। प्राथमिक को कौन खाता है? द्वितीयक। द्वितीयक को कौन खाता है? तृतीयक। इसको आप ध्यान में रखें। और उत्पादक कौन होते हैं? हमारे पेड़ पौधे। इसको भी आपको नोट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों पेड़ पौधे हैं, क्या है? उत्पादक हैं। अगर पेड़ पौधों को कौन खाता है तो आपको याद होगा ये बकरी खाती, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। बकरी को कौन खाता है? शेर, चीते, भालू, बंदर, ये सब चीजें भालू उलू खाते हैं, ये कौन हो गए? द्वितीयक हो गए। और इनको जो खाता है वो दोस्तों तृतीयक के रूप में आएंगे। इसको भी आपको याद करना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि 1793 का एक्ट कैसा एक्ट था? यहाँ पर एक्टर नहीं होगा, यहाँ पर एक्ट कीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कीजिएगा। एक्टर नहीं होगा, यहाँ पर एक्ट होगा। 1793 का एक्ट कैसा एक्ट था? तो आपको याद रखना चार्टर एक्ट था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मकर संक्रांति का पर्व किस देवता को समर्पित है? भगवान इंद्र, विष्णु, सूर्य, शंकर। तो आपको याद होगा मकर संक्रांति। इसको दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पर इसको उत्तरायण कहते हैं, तो कहीं पर इसको माघ साझी कहते हैं, कहीं पर पोंगल कहते हैं। आपको याद होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भगवान विष्णु को समर्पित है मकर संक्रांति। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2022 लोकसभा सीट किस नगर निगम से संबंधित था? तो दोस्तों इसका आंसर दिल्ली था। इसको भी आप याद कर लें। आंसर नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार को लेकर। इसको कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। आपको याद होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है हवा महल किसके द्वारा कराया गया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको इन सब सवालों को नोट कर लेना है क्योंकि सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि नूरजहां, इन्होंने दोस्तों किसका निर्माण कराया है? एतमा अब्दुल्ला का मकबरा। इसको आप लिख लें, सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा में। एतमा अब्दुल्ला का मकबरा, इसका निर्माण किसने कराया है? तो आपको याद रखना नूरजहां ने करवाया है। अकबर ने दोस्तों किसका निर्माण कराया था? मैंने आपको बताया था आगरा का किला और बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण किसने कराया है? अकबर ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया है? तो आपको याद रखना है अराई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दोस्तों आपको याद होगा इल्तुतमिश, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। आपको नोट करना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? दोस्तों आपको याद होगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पूछा गया था और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। अब दोस्तों आप तैयार हो जाइए, रसायन के क्षेत्र में सवाल को लेकर आपकी परीक्षा में 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा। 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल
नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? स्वांते पावो को मिला था। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखना है, इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? कैरोलिन आर बर्टोजी, इनको मिला है, और कार्लबेरी शॉपनेस, इनको मिला है, और मार्टिन पी मेंडल, इनको मिला है। यानी कि दोस्तों बर्टोजी, शार्पलस, मेंटल, ये तीनों नाम आप नोट कर लें। इनको रसायन का, किसका? रसायन का नोबेल प्राइज मिला है, इसको भी आपको नोट करना है। और दोस्तों किस लिए मिला है? क्लिक केमिस्ट्री के लिए, क्लिक केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया है इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार। इतनी बातें आपको नोट करनी है। और दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था? एनी अर्नोक्स को मिला था। और दोस्तों आपको याद कीजिएगा, शांति के क्षेत्र में किसको मिला था? एलेस करके थे, एलेस वेलातिस्की, इनको मिला था। लेकिन दोस्तों संस्थागत रूप में किसको मिला था? एक रूस की संस्था थी मेमोरियल, और एक यूक्रेन की संस्था थी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। इन 4 से 5 नामों को आप याद कर लें, आपकी परीक्षा कोई सी भी हो, सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे अगला पूछा गया कि आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872, 1881, 1882, 1883। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। आप सब जानते हैं आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और किसके समय हुई थी? मेयो के समय हुई थी। किसके? मेयो के समय हुई थी। इसको भी आपको नोट करना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब आप कमेंट करके बताएं जनगणना किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, कि राज्य सूची का विषय है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक है, शहनाई वादक है, सुरबरहा वाद्य यंत्र से संबंधित है, कि वायलिन वादक हैं? तो आपको ध्यान में रखना है अन्नपूर्णा देवी, इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? सुरबरहा वाद्य यंत्र। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। आप देख रहे होंगे दोस्तों लगभग सारे वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक आप सुन चुके हैं, आप नोट कर चुके हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खजुराहो महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो मैंने आपको बता दिया है। खजुराहो कहाँ पर, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में दोस्तों क्या मनाते हैं? आपको याद होगा, काला घोड़ा कला महोत्सव। कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, आपको इसको भी आपको नोट करना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपको याद होगा, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, या हिमाचल में स्थित है? कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। महत्वपूर्ण दर्रे मैं यहाँ पर आपको नोट कराता हूँ, एक ना एक दर्रा आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा। कौन सा? बोमडिला दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और सेला सुरंग, सेला सुरंग ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या क्या स्थित है? नीति पास। नीति पास दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। इसके अलावा लिपुलेक, लिपुलेक दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों क्या स्थित है? सिपकिला दर्रा। और दोस्तों क्या स्थित है? तो आपको याद रखना है, सिपकिला दर्रा हो गया, बाड़ा लाचला, ये दोनों दर्रे दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश में। अब दोस्तों एक होता है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। और नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। कौन सा? नाथुला दर्रा। उम्मीद करता हूँ आपने सारे दर्रे नोट कर लिए होंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल बनते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? बोमडिला दर्रा और सेला सुरंग। उत्तराखंड में क्या स्थित है? नीति पास दर्रा और लिपुलेक दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थित है? सिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा। और जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
नीति आयोग के द्वारा सबसे अधिक गरीबी प्रतिशत किस राज्य का है? तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे अधिक गरीबी प्रतिशत कहाँ का है? बिहार का है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें, सवाल पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि पत्तियों के मध्य भाग को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? पुमंग, जायांग, मध्यसिरा, पक्षसिरा। तो आपको याद रखना है ये दोस्तों मध्यसिरा कहलाती है। आपने दोस्तों पत्तियां देखी होंगी कुछ इस टाइप की दोस्तों, अगर पत्ती आप देखते हैं ये यूं, तो दोस्तों आपने ऐसा ऐसा देखा होगा ये से इस टाइप से। दोस्तों ये बीच वाली सिरा इसको क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखें, जो पत्तियों को दो भागों में विभाजित कर देती है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अल्पसंख्यक की शिक्षा की उन्नति का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? ऐसा सवाल पूछा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है अल्पसंख्यक की शिक्षा से संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 29। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21A, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब का है? 2002 का है। इसको भी आपको नोट करना है। इसके अलावा आर्टिकल 47 में क्या है? पोषण संबंधी अधिकार है। क्या? पोषण संबंधी अधिकार है। आर्टिकल 51 में क्या है? मैंने आपको बता दिया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों फिर से आपसे पूछी गई है। आप देख रहे होंगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, और दोस्तों ये सब समाज आपकी परीक्षाओं में सत्यशोधक समाज बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार सवाल। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आपको याद होगा, आर्य समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दोस्तों कब कब की थी इसको भी आप नोट कर लें एक बार फिर से। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1828 में हुई है। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 में हुई है। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? 1867 में हुई है। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई है? 1897 ईस्वी में हुई है। ये चारों डेटें आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये देखिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध का अधिकार फिर से आपसे पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 23 और 24। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो दोस्तों आपको याद रखना 382 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आपसे पूछी जाए आज़ादी के बाद दोस्तों भारत में कौन से क्रम की जनगणना थी? ये 2011 वाली 15वें क्रम की थी। और दोस्तों वैसे कौन सी थी? अगर बात करें तो 7वीं थी। इसको भी आप थोड़ा याद कर लें, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। घूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? घूमर हो गया राजस्थान, पंजाब, झारखंड। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। आई थिंक इसका आंसर आपका गुजरात होगा। इसको आप एक बार खुद से रीचेक जरूर कर लेंगे। घूमर लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? दोस्तों राजस्थान से कौन सा? गणगौर, कालबेलिया, इन सबका संबंध कहाँ से? राजस्थान। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये देखिए दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध, फिर से वही सवाल, कब किया गया था? आपको रट चुका होगा, 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1526 पानीपत का पहला युद्ध, 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, 1527 खानवा का युद्ध। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? ये सवाल अच्छा है। आपको याद होगा दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। इसमें दोस्तों जो नरम दल है, कौन से? नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, ये दोनों आपस में कब अलग हो गए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। फिर होता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजमूदार के द्वारा की गई थी। इसमें जो नरम दल और गरम दल थे आपस में एक हो गए थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि नरम दल गरम दल अलग कब हुए? सूरत अधिवेशन में। एक कब हुए? लखनऊ अधिवेशन में। 1917 में दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद होगा, चंपारण सत्याग्रह। और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। किसके समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, एपिग्राफी। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपकी परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अभी मैंने आपको बताया कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ये दोस्तों कवक का अध्ययन कहलाता है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ये दोस्तों शैवाल का अध्ययन कहलाता है, इसको भी आपको नोट करना है। एपिग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, वर्ष 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, पंडित बिरजू महाराज को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करके रखेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? लाल मृदा, कपासी मृदा, लेटेराइट मृदा, मोनोजाइट मृदा। तो आपको याद होगा, रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? इसको दोस्तों कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? तो बच्चे को पता है, इसका संबंध है हॉकी से। इनको दोस्तों हॉकी का जादूगर कहते थे, मेजर ध्यानचंद जी को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आपको नोट करना है, ये तीनों सेनाओं का विंग कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वल्कनीकरण। तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय के अधीन थी? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, परिवार एवं नियोजन मंत्रालय। तो आपको याद होगा, आयुष्मान भारत योजना, इसका संबंध कौन से मंत्रालय से है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सवाल पूछा गया कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ये तो सवाल ऐसे हो चुके हैं, अब हमको उंगलियों पर याद हो चुके हैं। राष्ट्रकूट वंश की बात आएगी तो तुरंत दंती दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। बिंबसार, इन्होंने कौन से वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश। खिर्ज खां, इन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी। कमेंट करके बताएं, सिंह विष्णु, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की, किस वंश की स्थापना की है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो आपको याद रखना ये बिहार का है। लेकिन अगर साफ सवाल आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। अगर राज्य पूछे तो बिहार, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कथक का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, उड़ीसा या तमिलनाडु? ऐसा भी सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में। दोस्तों कथक का राष्ट्रीय संस्थान, आई थिंक इसका आंसर लखनऊ होने वाला है, इसको आप एक बार खुद से रीचेक कर लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आशा भोसले, सुब्बा लक्ष्मी, कृष्णन नायर, शांति कुमारी चित्रा या स्वर कोकिला लता मंगेशकर? तो आपको दोस्तों याद रखना है, मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कृष्णा नायर, शांति कुमारी चित्रा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। आने वाली सारी परीक्षाओं में ये सवाल आपसे फिर से रिपीट हो सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों वेदांतम सत्यनारायण शर्मा से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, कथकली? तो आपको याद रखना है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी से संबंधित एक नाम को आपको याद रखना है, केलुचरण महापात्र। इनका संबंध किससे है? आपको याद रखना है ओडिसी नृत्य से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उगादि उत्सव किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, वैशाख, पूर्णिमा, चैत्र? तो आपको ध्यान में रखना है, ये उगादि उत्सव चैत्र माह की पहली तारीख को मनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब पहले चैत्र माह के पहले दिन। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संस्कृति तथा शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछे गए हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 29 और 30 आपका सही आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक
दोस्तों क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 से 35 के अंदर किसका उल्लेख है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों गोपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, इनमें से कोई नहीं। तो ये दक्षिण भारत में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु। अगर आपसे दोस्तों राज्य पूछा जाए तो आपको तमिलनाडु इसका राइट आंसर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिनका भी एग्जाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये 4। दोस्तों 1-1 घंटे की क्लास लिए मैंने और व्याख्या बहुत ललन टॉप व्याख्या दी है, जिससे कि आपकी परीक्षा में 100% आपसे सवाल आपको बन पाए, आप उनको हल कर पाएँ। सवाल दोस्तों जितने पूछे गए थे उससे 2 गुने सवाल मैंने बताए हैं इन 4 क्लासों के अंदर। इन 4 क्लासों को आपको एसएससी का कोई सा भी एग्जाम है देख कर जाना है। डूरंट कप की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर दोस्तों आई थिंक 1888 था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए डूरंट कप की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1884 से 1894 के बीच में हुई थी, यानी कि 1888 ईस्वी इसका राइट आंसर था। आपके ऑप्शन में यही आंसर दिया हुआ था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वर्षा का मापन किस यंत्र के द्वारा करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है या तो वर्षा मापी आपके ऑप्शन में होगा, अगर वर्षा मापी आपके ऑप्शन में नहीं है तो हेटोमीटर आपके ऑप्शन में देकर रखा होगा, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अल्टीमीटर, इसके द्वारा दोस्तों क्या मापते हैं, ऊंचाई मापते हैं। इसके द्वारा क्या मापते हैं, ऊंचाई। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब इसके द्वारा मापते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, बहुत ही ललन टॉप सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। तो आप सबको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ पर हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे। अब आपको कमेंट करके बताना है ये 33वें क्रम के कहाँ पर होंगे, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। 32वें कहाँ हुए थे, टोक्यो जापान में। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे। दोस्तों कौन कौन से पदक थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो था हमारा गोल्ड मेडल, 2 थे हमारे सिल्वर मेडल, 4 थे हमारे ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने। 87.58 मीटर भाला फेंका था। आपको ये आंकड़ा याद रखना है, परीक्षाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा बनेगा। और अपने भारत देश का दोस्तों पूरे सब देशों में कौन सा स्थान रहा था, 48वां स्थान रहा था, आपको याद होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए टोक्यो पैरा ओलंपिक में अपने भारत देश ने कितने पदक जीते थे, 19 पदक जीते थे। और सभी देशों में अपने भारत देश का स्थान कौन सा था, 24वां स्थान था, आपको याद होगा। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो कि बर्मिंघम में संपन्न हुए थे, उसमें भारत ने 61 पदक जीते थे। और पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे था, 4थे स्थान पे था। और दोस्तों कितने गोल्ड मेडल थे, 22 गोल्ड मेडल थे। और अगला वाला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में। मैंने आपसे सवाल पूछा है अगला वाला ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2000 जो भी होगा दोस्तों 24 में या 26 में, उसका आयोजन कहाँ पर होगा, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, वन लाइफ इज नॉट इनफ इस पुस्तक के लेखक है के नटवर सिंह, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको नोट करके रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पहल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, शिक्षा के क्षेत्र, एलपीजी गैस के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, उद्यमशीलता के क्षेत्र से। पहल योजना का संबंध किस क्षेत्र से था, तो आपको याद होगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, आपको याद होगा। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सीआर दास ने वकालत क्यों छोड़ी थी, भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर, असहयोग आंदोलन के अवसर पर, लाहौर अधिवेशन के अवसर पर, स्वराज पार्टी के अवसर पर। तो आपको ध्यान में रखना है सीआर दास ने वकालत क्यों छोड़ी थी, असहयोग आंदोलन के अवसर पर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सने मैं आपको नोट कराता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है, 9 अगस्त 1942 का है भारत छोड़ो आंदोलन। और इस समय वायसराय कौन थे, लिन लिथ गो। कौन थे, लिन लिथ गो, इसमें भारत के वायसराय थे। लाहौर अधिवेशन कब का, 1929 का है लाहौर अधिवेशन, 1929। और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको याद होगा। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में। कब हुआ था, 1923 में, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
कलिंग वर्तमान में किस राज्य का पुराना नाम था? तो आपको सबको पता है ये दोस्तों उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा अशोक ने जो रक्तपात की नीति थी वो कब दोस्तों त्यागी थी? कलिंग युद्ध के बाद में। और कलिंग युद्ध में दोस्तों कलिंग युद्ध का दोस्तों जो वर्णन है वो कौन से अभिलेख में मिलता है? अशोक के 13वें शिला अभिलेख में मिलता है, आपको याद होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कड़फिसस के द्वारा, गुलाम अहमद के द्वारा। तो आपको दोस्तों याद कर लेना है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको पूरे सवाल सही से दिखाई दें। आई थिंक आपको पूरे सवाल दिख रहे होंगे। दोस्तों अहमदिया इस्लाम इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलाम अहमद के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चोल शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेह कहलाती थी, इसको भी आपको याद करना है। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का डोपिंग परीक्षण कौन करता है? राष्ट्रीय स्तर पर करता है नाडा। कौन करता है दोस्तों? नाडा। ये सवाल है कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कौन करता है? नाडा। राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों खिलाड़ियों का दोस्तों डोपिंग परीक्षण कौन करता है? नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और दोस्तों विश्व स्तर पर कौन करता है? वाडा। कौन करता है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल। सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में, मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर 2021 में जनगणना होती तो किस जाति को पहली बार काउंट किया जाता? तो आपको ध्यान में रखना ओबीसी, इसको आप नोट कर लें। वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक थी? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए थे, तो आपको ध्यान में रखना है कौन है दोस्तों? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लेखक जेम्स मिली। सरोज वेजनाथन को कालिदास पुरस्कार कब मिला था? तो आपको याद रखना 2009 से 2010 BC के बीच में मिला था, इसको आप ध्यान में रखें। सवाल दोस्तों और क्या पूछा गया आपसे, आइए देखते हैं। कुछ सवाल और हैं, इनको हम देख लेते हैं फटाफट, तो आज आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपके जितने सवाल हैं सब व्याख्या सही समाप्त हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपको मैंने 20 बार नोट कराया था आने वाली शिफ्टों के लिए, और दोस्तों ये बिल्कुल लास्ट वाली शिफ्टों में सवाल पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ये किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 51 में है, आप सबको अच्छे से पता होगा। और दोस्तों भारत की वन नीति हो गया, ये दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य हो गए, 10 मौलिक कर्तव्य हो गए, या 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। इन सबका संबंध किससे? आर्टिकल 51A। आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। आर्टिकल कौन सा था? 51A, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और दोस्तों इसके द्वारा शिक्षा है, वन्य जीव है, मापतौल है, इन सबको समवर्ती सूची में डाला गया था। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 50, इसमें क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल नंबर 245 नहीं, आर्टिकल नंबर 47, इसमें क्या है? पोषण संबंधी अधिकार है, इसको भी आपको नोट करना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है, इसका आंसर दोस्तों एसएससी ने प्रज्वलन ताप माना था, इसको आप ध्यान में रखें, सवाल अच्छा है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा, सुनामी, तरंगे, लहरें। तो दोस्तों इनको कहते हैं हम लहरें। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। सवाल पूछा गया था दोस्तों हमसे अगला, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों यहाँ से बहुत ही कर्रा सवाल पूछा गया था, यानी बहुत ही दोस्तों कंफ्यूजिंग भरा सवाल था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या था? लॉर्ड कैनिंग। इसको आप थोड़ा याद रखेंगे, सवाल महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर। इसका जवाब एक बार अपने आप से आप रीचेक जरूर कर लेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग भरा सवाल था। बच्चों ने काफ़ी सारे इस सवाल के ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस किए हुए थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? इसका आंसर मैं ऑथेंटिक नहीं दे रहा हूं, आप कमेंट कर बताने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लता मंगेशकर जी ने पहली बार कौन सी फिल्मों में गाना गाया था? तो आपको याद होगा इन्होंने बहुत कम उम्र में गाना गाना प्रारंभ कर दिया था और मराठी फिल्मों में इन्होंने गाना गाया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। केलूचरण महापात्र फिर से आ गए, आपको याद होगा ये दोस्तों किससे संबंधित है? उड़ीसी से संबंधित हैं। सवाल अगला पूछा गया था, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु मैंने आपको बता दी है 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यपाल बनना है, राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 वर्ष, लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 वर्ष। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हैलोवीन फेस्टिवल, ये दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं सारे सवाल। 31 अक्टूबर। सफल योजना दोस्तों कहाँ की है? उड़ीसा की है। नाबार्ड में आर का मतलब रूलर। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट
हुक ने की थी। इलबर्ट बिल विवाद 1883 का है। ब्रजभूषण काबरा का संबंध दोस्तों किससे था? ये गिटार वादक हैं। ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत की पश्चिमी सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, मैंने बताया था आपको। डाटा प्रोटेक्शन बिल कब आया था? 2019 में। अनुच्छेद 12 से 19 में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ए सूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? तो आपको याद होगा विक्रम सेठ की पुस्तक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का विजेता कौन बना था? तो आपको याद होगा ये स्पेन बना था। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर। आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो हमने डिस्कस किया था, कजरी नहीं है। खारची पूजा कितने देवी देवताओं से संबंधित है? 14 देवी देवताओं से संबंधित है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर रसायन उर्वरक मंत्रालय। रेड एल्गी रोडोफाइटा। ये सब सवाल दोस्तों रिपीट हो गए। बाबर ने काबुल पर कब अपना आधिपत्य किया था? 1504। गंगूबाई हंगल कर्नाटक। नकारात्मक वृद्धि दर नागालैंड। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। उद्योग कृषि लॉ स्पोर्ट। ये दोस्तों सब रिपीटेड सवाल हैं। दोस्तों ये सब सारे सवाल जो हैं रिपीटेड हो चुके हैं। आपको मैंने ये सब सवाल अभी करा दिए हैं नीचे सब शिफ्टों में। आइए देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से सवाल नहीं हुए आपके। ये सब सवाल दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कितनी मानी जाती है? तो आपको याद रखना 1951 से 1981। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आपकी एसएससी की शिफ्टों में आपसे पूछे गए थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब क्लासेस आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये 4 क्लासें पसंद आई हैं तो आपको लाइक करना है और कमेंट कर ज़रूर बताना है। और आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों आप एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हों, इन क्लासों को आप जरूर देख के जाएँ। 100% आपकी परीक्षा में आपको अच्छे नंबर और सिलेक्शन दिलाने वाली क्लासें होंगी। मिलते हैं आने वाले अगली क्लासेस के अंदर। अब दोस्तों हमारी जो 20 सवालों वाली सीरीज़ थी वो मैं शुरू करने वाला हूं कल से। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या इसके अलावा दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीआरपीएफ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो उस 20 सवालों वाली सीरीज को छोड़िएगा मत। 20 सवाल कहने को होते हैं लेकिन मैं 100 से 150 सवाल आपको वहां पर कराता हूं। आप 100% आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे उस सीरीज को देखकर। उस सीरीज को हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।